रघुपति वरदूतम जातम नमामि देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मात जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम देवी चराचरस्य शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वशाक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हम सभी भगवान का वंदना करते हैं, क्योंकि उनके वजह से ही हमारा प्रोग्राम इतना सफल हो पा रहा है। कल अमेरिका से संगीता मैम बोलेंगी, आएंगी, चीफ गेस्ट रहेंगी, लेकिन एक अमेरिका में ही हिंदू तो रिसर्च कर रही हैं सीनियर सिटीजन पर। उन्होंने कई किताबें मिला और विदेश में उनको अप्रिशिएट किया गया, वो बोलेंगी। और अफ्रीका से कृष्णा कपूर जो उसके चीफ गेस्ट रहेंगे, स्पेशल गेस्ट रहेंगे, जिन्होंने सीनियर सिटीजन पर बहुत सा चीज भेजा है। हम अपने वेबसाइट में भेजे, उसको भेजा, अपना एक्सप्रेशन, अपना इमोशन भेजा है। कल सबको ही रहिएगा, सबको आमंत्रण है, और कल अपना अपना अनुभव भी बताइएगा, क्योंकि हमारे हर आदमी में, हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि हर आदमी में एक खूबी होती है जो हमारे में नहीं होती है। तो एक अच्छा आदमी, पॉजिटिव आदमी, एक जो ये रहता है सीखने वाला आदमी, अपने सारे विद्वता को छोड़ करके और हमारे इन लोगों से सीखता है। उनके पास, हमारे पास क्या ज्यादा है। उनका एक भी बात हमारे दिमाग में आ जाए तो मेरे अगले क्लास और अगले ट्रेनिंग के लिए वो विटामिन बन जाता है। हमारे बीच में प्रसाद साहब ऐसे विद्वान हैं, सुधीर साहब ऐसे चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर है, अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रही हैं सोनाली जी, वो चार्टर्ड एफसीए हैं, फेलो ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 5 बरस पुरानी है। और कुछ विदेशी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ज्वाइन करने के लिए बोले हैं। ऑलवेज इट इज assumed that they are more expert than we people, but let them share and let them add to whatever our speakers are telling, no? तो अब मैं अपने गार्जियन प्रसाद साहब से कहूंगा कि 2-4 आशीर्वाद वचन दें और उनके आशीर्वाद से हम लोग शुरू करें। अखौरी प्रसाद साहब, प्रसाद साहब, प्रसाद साहब, प्रसाद साहब, अखौरी माहेश्वरी प्रसाद साहब, प्रसाद साहब, आप कुछ शुरू करवा देंगे। अखौरी प्रसाद साहब, प्रसाद साहब को आवाज नहीं जा रही है हमारी। प्रसाद साहब, हाँ, आपके माइक अनम्यूट कर लें सर। आपके मैंने हमारे गोवा से आए हैं स्पीकर, और सुधीर जी जयपुर से लौट के क्या पटना? आपकी आवाज नहीं आ रही है सुधीर जी। जयपुर से, हाँ, बहुत बढ़िया। बैक टू पटना। ऑल्सो प्रसाद साहब, आप कुछ आशीर्वाद वचन दें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट कर लें, माइक अनम्यूट कर लें। अब आ गई, अब आ गई, अब आ गई, अब आ गई, अब आ गई। हाँ सर। देखिए, आज तो ऐसा है, ये तो उसको मैं बहुत ही शुभ समझता हूँ, लेकिन अपनी अपनी नजरिया का है। आज बंद करो इसको, स्लो करो। आज ऐसा है कि 2 प्रोग्राम कोइंसाइड किए हुए हैं। अच्छा। हम लोग डिवाइड भी हो गए हैं, लेकिन मेरा प्रायोरिटी है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, और मैंने प्रायोरिटी आपके ही प्रोग्राम को दिया है। तो मैं अभी कल ही तो मिला हूँ आपके बड़े अच्छे स्पीकर से, और उतने विद्वान व्यक्ति को आपने रखा है आज के स्पीकर के रूप में, सुधीर जी को। हाँ जी। तो ये आप ये बहुत ही बड़ी सोच है आपकी, कि आज के दिनों में जो हम लोग सब जिस उम्र में हैं, उस उम्र में एक डर लगा रहता है कि सारे जीवन के
जीवन के को जो कमाई है वो कहीं ऐसा नहीं हो कि उसके साथ कोई ऐसी घटना हो या किसी वजह से जो कंडीशंस अभी सोसाइटी के हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, हर रोज कुछ न कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जिससे घबराहट होती है कि हमारी जो संचित धन है उसके ऊपर कोई आफत तो नहीं आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जब बुलाते हैं ऐसे व्यक्ति को जो हम लोगों को ज्ञान से इस चिंता से मुक्त कर देते हैं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो आपको बहुत तो आपने सुधीर जी को बुलाया है, मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि बिना समय को अब देर किए हुए वो अपनी वार्ता शुरू करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, आपका ये शुरू का आशीर्वाद वचन जब तक हम लोग का वेबिनार चलता रहेगा हम लोग सुनते रहेंगे। और अंत में कंक्लूजन चंद्रेश्वर खान साहब का बहुत अच्छा लगता है। सुधीर साहब हमारे आज मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं। और सुधीर साहब की तरह विद्वान आजकल बहुत कम है। हमारे बिहार के लिए जो गौरव है, फाइनेंशियल प्लानर है और ये मतलब इन्वेस्टमेंट के मामले में जो सजेशन देते हैं वो अमूल्य होता है। तो सुधीर साहब आप अपना चीफ गेस्ट का वक्तव्य दें और उसके बाद हमारे गोवा से जो गोवा में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो गोविंद आहरे साहब हमसे पढ़े हुए पूना में और सत्या साहब गोवा में हैं। ये दोनों अपना अपना बिजनेस वहाँ चला रहे हैं। आशीष जी भी आए हैं। तो आशीष जी आपका स्वागत है, आप बोलिएगा, आप बोलते नहीं हैं। तो सुधीर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि चीफ गेस्ट का वक्तव्य दें और कार्यक्रम को शुरू करवाएं और हमारे चीफ वक्ता को बोलने का आमंत्रण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अमिताभ सर, आदरणीय अखबारी एम प्रसाद सर, अपने उमेश जोशी सर और जितने भी डिग्नेटरीज हैं उन सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जो आज का जो टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू टू म्यूट योरसेल्फ। जब भी कोई सवाल करने होंगे ना अपने स्पीकर से तो आप लोग सवाल करेंगे जो आज के हमारे वक्ता हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो आज की टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, इंडियन मार्केट, जो करंट सिनेरियो है उस पर भी डिस्कशन मेरे ख्याल से वो करेंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे काफी हार्ट के नजदीक है, चूंकि मेरा कोर जो एक्सपर्टीज है यही है। तो बीइंग अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर along with the certified credit research analyst, मुझे ये टॉपिक बहुत भाता है। जब भी आप मुझे इस तरह से बुलाते हैं तो मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। मैं करेंटली हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ कॉमर्स एंड फाइनेंस एंड कॉमर्स देखता हूँ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में। इसके पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट एंड रीजनल हेड था। एक प्रख्यात कंपनी है जो इंडिया की है, ब्रोकिंग कम वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, तो मैं उनको लीड करता था अपने बिहार और झारखंड को, और साथ में वाइस प्रेसिडेंट भी था। तो सबसे पहले मैं आज जो हमारे चीफ स्पीकर हैं सत्या सिंह जी, फाउंडर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, मैं उनका स्वागत करता हूं। एंड ऑल्सो स्पेशल गेस्ट हैं आज सीए सोनाली किशोर जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं कुछ अपनी ओपनिंग रिमार्क्स दूंगा कि क्यों भारत में निवेश करना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया स्टैंड्स एट द ट्रांसफॉर्मेटिव जंक्चर इन इट्स इकोनॉमिक जर्नी, ऑफरिंग वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक and diverse investment landscape. India economy की जो landscape है, as all you are aware that we are the fourth largest economy in the world. हमारी जो सबसे बड़ी खूबी है वो हमारी है stable democratic system with a strong institutional framework जो हमें और भी strong बनाती है। हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है जो कि काफी रोबस्ट है, so robust domestic consumption
राइजिंग मिडिल क्लास एंड अर्बनाइजेशन, जो हमारी मिडिल क्लास की इनकम है, क्योंकि नंबर ऑफ HNI and अल्ट्रा HNI पीपल आर इंक्रीजिंग इन इंडिया, सो वी आर वेरी होपफुल कि हमारा जो भविष्य है वो काफी उज्जवल है। इसके अलावा हमारा GDP ग्रोथ कंसिस्टेंट हम लोग 6 and 7% के बीच में चल रहे हैं, which is the post COVID recovery and reforms जो जिसने फ्लिप करा है। उसके साथ साथ अगर आप GST कलेक्शन को देखेंगे तो वो भी अपने आप में एक हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा अपना जो GST कलेक्शन है वो भी काफी बढ़िया है ना। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे अब वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ द GST कलेक्शन। सो मेरा मानना है कि जो की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हमारे आपको सभी लोगों को पता है कि 65% ऑफ पॉपुलेशन अंडर 35 जिसको हम प्रॉपर चैनलाइज कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया हमारा एक बहुत बड़ा हमारे लिए बैकबोन बन रहा है। हम लोग अभी लार्जेस्ट अगर डिजिटल पेमेंट की बात करें तो वी आर द नंबर 1 राइट नाउ। एंड ऑल्सो मेक इन इंडिया की जो प्रोसेस है, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया के तहत जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बाहर से यहाँ इंडिया में शिफ्ट हो रही है और जो गवर्नमेंट स्पेशल इंसेंटिव इनके लिए लागू कर रखा है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए चैलेंजेस के साथ साथ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी लेकर आ रही है। तो मेरा मानना है कि हम लोग अपने लिए वातावरण तैयार करें और माइंड भी मेकअप करें। ये फाइनेंस का नियम है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इसके साथ रिस्क जुड़ा हुआ है। और आप सारे लोगों को पता है कि जो मर्सिडीज की सवारी करते हैं वो अपने गाड़ी में ये नहीं फ्यूल के फ्यूल पे वो यूज नहीं करते, CNG नहीं फिट करते। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना है कि हमें ऐसा माइंड व्यू लेकर चलना है, हमारा ऐसा थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि हम अपने कंट्री को बैकअप करें। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो काफी कंड्यूसिव है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए आज के जो चीफ स्पीकर हैं मिस्टर सत्या सिंह जी, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं सुधीर जी का कि मेरा काम बहुत आसान कर दिया क्योंकि आधा से मतलब मुझे जो बोलना था पूरा का पूरा उनने इस ग्रुप को जितने भी गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं सबके सामने प्रस्तुत कर ही दिया है। तो बेसिकली मोटा मोटा मुझे क्या कहना है कि इतना अच्छे वातावरण तो है लेकिन बीच में एक अपॉर्चुनिटी रह जाती है रिटेल्स के लिए। बेसिकली मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा इसी बीच में। लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि म्यूट योरसेल्फ ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन सो दैट यू कैन लिसन स्मूथली। ये स्क्रीन दिख रही होगी सर आपको, है ना? बिल्कुल दिख रही है। यस सर, यस सर। एक मिनट रुकिए सर। ये स्क्रीन बेसिकली ना एक निफ्टी का चार्ट है बेसिकली, लेकिन ये मैंने लगाया केवल 1 महीने के टाइम फ्रेम पे। अब ये टाइम फ्रेम क्या बता रहा है कि बहुत स्मूथली जा रहा है, मतलब हम 2017 से देखें या 2016 से देखें बहुत ग्रेजुअल राइज कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से राइज किया है और ऐसा लग रहा है कि बीच में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन रिटेल क्लाइंट के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि डे टू डे लाइफ में या मंथली बेस पे या वीकली बेस पे बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। जैसे ये कोरोना का ये जो दिख रहा है यहाँ पर हमें करीब 43% या कुछ कोलैप्स दिखा मार्केट में। तो बीच बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई 2016 में, 2000 ये अपना मान लीजिए कि अभी ये जो घटना घट रही है 2024 सितंबर मंथ से लगातार बिकवाली छा रही है FIs की। तो इन सब में अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढे रिटेल, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, राइट? तो इसका एक आसान तरीका क्या है कि हम अपने आप को प्रिपेयर करें पहले 2 तरीके से। एक तरीका है फंडामेंटली कि हम वाकई में मजबूत हैं या हमें कोई न्यूज इवेंट दिया जाता है या कोई एक ऐसा इवेंट आता है जिससे मार्केट कोलैप्स कर जाता है, या वो चार्ट में वो सिग्नल देते हैं या नहीं देते हैं। इसी पे हमारी पूरी एनालिसिस रहेगी आज के टॉपिक पे।
और एक मैं प्रेजेंटेशन भी शो कर देता हूँ साथ के साथ, जिससे ये बहुत आसान हो जाएगा। ये स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? बिल्कुल दिख रही है, दिख रही है। विजुअल। तो ये बेसिकली हमने अभी रिसेंटली पब्लिश की थी। तो ये जो आपने जो बताया सुधीर सर ने कि इंडिया की जो जीडीपी रेट है वो करेंटली सबसे बेस्ट चल रही है वर्ल्ड में, तो इसका इंडिकेशन क्या है? यस, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ये पहला पैरामीटर इसने कंप्लीट कर लिया। जीएसटी कलेक्शन जो सर ने बताई दिया 22 लाख करोड़ एनुअली आ रहा है, 1.8 लाख करोड़ के आसपास मंथली हम लोग रीच कर रहे हैं। एंड अनऑर्गेनाइज भी अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में बदलते जा रहा है धीरे धीरे। एफआईस मतलब मंथली मोड पे 36,000 करोड़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मंथली बेस पे डिप्लॉय होते जा रहा है कंटिन्यूअसली। द फोर्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8 पे कमीशन 2026 में कभी भी लागू हो सकता है। इसका मैं एक अच्छा उदाहरण ये दूंगा, 2016 में जब 7th पे कमीशन आया तब निफ्टी हुआ करती थी करीब मोस्ट प्रोबेबली 7,000 या 8,000 के, राइट सर, सुधीर सर? तो 8,000 के पॉइंट पे निफ्टी, जब ये 7th पे कमीशन आया तो वहां से लोगों की बाइंग परचेज वगैरह सब कुछ बढ़ा और इकोनॉमी एक नए पैरामीटर्स के अंदर घुसती है। और देखते देखते 2020 से 20 तक हम लोग करीब 30% का राइज करते हैं निफ्टी में, और वहां हम लोग पहुंच जाते हैं करीब 12,000 पॉइंट्स, मतलब 12,000 के निफ्टी के लेवल पे। और ये जब 7th पे कमीशन आया था तो टोटल मतलब टोटल वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए इंडिया की इकोनॉमी का, तो वी वर अराउंड 1.8 लाख करोड़ के आसपास, सॉरी 1.8 ट्रिलियन के अप्रॉक्स। और आज की डेट में पहुंच गए हम लोग 4.5 के ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी है। एफआईज का रोल अगर हम देखें लास्ट 5 सालों में, एफआईज ने लगभग 5 साल मतलब 2021 से कंटिन्यूअसली बेच रही है और करीब 8 लाख करोड़ का निवेश इंडिया से बाहर जा चुका है। मतलब एफआईज ने दबा के माल बेचा है, लेकिन इंडियन मार्केट्स ने स्ट्रीमलाइन होके और तेजी से अपसाइड्स की जर्नी देखी हुई है और हम लोग अभी भी ऑल टाइम हाई की तरफ दोबारा जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? डीआईज ने वो मोर्चा जो एफआईज संभालती थी वो शिफ्ट हो गया टोटली, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में अब स्मूथली पैसा बहुत ज्यादा रोटेट हो रहा है और इंडियन लोगों की तरफ से ये पैसा डिप्लॉय किया जा रहा है। अगर पुराना फिस्कल दिखाएं तो फिस्कल डेफिसिट भी धीरे धीरे काबू में आ रहा है, जो 7.8 था वो 4.8 के तरफ आ चुका। तो ये भी बहुत एक अच्छा संकेत है। अब हर एक ग्रोइंग इकोनॉमी में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कुछ लिमिटेशंस रहती हैं जो शॉर्ट टर्म में हमें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर पी रेशियो अगर देखा जाए तो करेंटली हम लोग 22.5 के आसपास हैं, लेकिन कभी भी जब 24 के आसपास आया तो एक तेज गिरावट दिखती है मार्केट में हर समय। तो ये एक लिमिटेशंस रहेंगी। इसके साथ में आप पीबी रेशियो देखेंगे तो वो करीब 3.5 से चल रहा है, जो नॉमिनली होना चाहिए करीब 2-2.25 के आसपास एक अच्छी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत सारा अपसाइड जो हुआ बहुत जल्दी हुआ है, तो आने वाले टाइम में 1-2 महीने में यस आई टोटली बिलीव थोड़े बहुत करेक्शंस आएंगे। पॉलिटिकल, अब क्योंकि मोदी साहब के पास अभी 240 सीट्स नहीं है, तो एक थोड़ा सा पॉलिटिकल एजेंडा रहता है कि मतलब एक वर्ल्ड वाइड में ये मैसेज आता है, हाँ थोड़ी मजबूत सरकार नहीं है। इसको हम लोग को कभी भी भूलना नहीं चाहिए और ये लिमिटेशंस में रहता है, क्योंकि हम ये फील कर रहे हैं मार्केट भी इस तरह से वो रोल आउट नहीं कर रहा जिस हिसाब से 2023-2024 में चला था। क्वार्टरली अर्निंग्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ये थोड़ी 2024 से अच्छी नहीं आ रही हैं, थोड़ी निराशा बढ़ी हुई है और इस वजह से मार्केट में भी थोड़ा कोलैप्स देखे गए। और ट्रेड इम्बैलेंस जो अभी ट्रेड टैरिफ चल रहा है ये भी थोड़ा क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में। थर्ड, इन्वेस्टमेंट थीम जो बढ़ने वाली है, मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में रिकॉर्ड हाईएस्ट बुक ऑर्डर्स मिले हुए हैं आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, और ये आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा बड़े स्कोप में देखने को मिलने वाला है। कुछ ऑयल रिजर्व्स भी फाउंड हुए हैं डिक्लेयर्ड बाय इंडिया, अराउंड 20 ट्रिलियन का ये मतलब टोटल एक गोयना में जितना ऑयल प्रोडक्शन होता है उतना हम निकाल सकते हैं, ऐसा संभावना अभी बनी हुई है और आने वाले टाइम पे ये
होता हुआ भी दिखेगा, ये कंफर्म किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी जो सेल्स दिख रही हैं, हमें पहले क्या हैचबैक्स वगैरह दिखती थी जो ज्यादा बिकती हुई दिखती थी, लेकिन अब ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज हुआ है, जिसमें हमें प्रीमियम कार्स का प्रचलन बढ़ता हुआ दिखा है और एक एवरेज 15 लाख की कार अब हम लोग पहुंच गए उस माइलस्टोन पे, जहां हमें देखने को मिल रहा है कि 15 लाख की कार एक नॉर्मल क्लाइंट आराम से खरीद रहा है। इसका मतलब ये साइन क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री का पर कैपिटा इनकम बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंप्रूवमेंट इन बैंकिंग असेट क्वालिटी, ये भी बहुत अच्छा साइन है कि बैंकिंग के जो असेट क्वालिटीज है वो हेल्दी और फाइनेंशियल ग्रोथ ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। एनर्जी की तरफ देखा जाए तो गवर्नमेंट एम्पावर कर रही है बहुत सारे एनर्जी कंपनीज को कि हम लोग 500 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन के टारगेट तक पहुंचे जल्द से जल्द अगले 2-3 साल के अंदर। हाईएस्ट रेमिटेंस रिकॉर्ड, मतलब जो बाहर से पैसा आता है इंडिया में, वो एक रिकॉर्ड पे है एंड $135 मिलियन, यानी कि 14% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। अब वर्ल्ड मार्केट को अगर देखें तो फिर से यहाँ पर हमें कुछ लिमिटेशंस या कुछ बाउंड्रीज दिखेंगी। यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिकन मार्केट फिर भी थोड़े से महंगे दिख रहे हैं, पी अराउंड उसका 28 है, और इनका पी अराउंड अगर 20-22 आ जाता है तो फिर से बाइंग जोरदार दिखेगी। तो हमारी स्पेशल गेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, फेलो ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सोनाली मैम आ गई हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और फिर हम उनका आपके बाद में उनका स्पीच सुनेंगे। सोनाली मैम, वेलकम। Good evening, everyone. Thank you so much, sir. Welcome. Dr. Abhinav Prasad, welcome. Good evening, sir. All people are speaking, so at last we will be listening your comment also. People were searching you. Yes, okay. Okay. एक अमेरिका में दोबारा प्रॉब्लम क्या है कि हाई डेट जीडीपी रेशियो है जो 35 ट्रिलियन, ये परेशान कर सकता है आने वाले वक्त में, इसको डिनाई नहीं कर सकते हम। रिस्क ये है कि जो रेटिंग एजेंसी है वो यूएस मार्केट को अगर डाउनग्रेड करती है तो हाँ बिकवाली आएगी और वो वर्ल्ड वाइड आएगी, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक्सपेक्टेड हाई एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस फ्रॉम नाटो अलायंस। अब नाटो अलायंस में क्या है ना, उनका एक्सपेंडिचर जो है वो करीब अपना 5% से ज्यादा राइज करने वाला है, और टेम्परेरी पॉलिसीज जो ट्रेड डेफिसिट वगैरह है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस लेटर ऑन 1 साल के बाद देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च कैसे करते हैं, इसको भी मतलब रिटेल क्लाइंट को अगर मार्केट में बने रहना और जीतना है, और लंबे निवेश के लिए या शॉर्ट टर्म निवेश के लिए कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ये कुछ हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। बेसिकली डिस्कवरिंग द फ्यूचरिस्टिक स्टॉक, यानी कि हम फ्यूचरिस्टिक जो ट्रेंड जैसे चेंज हो रहा है, बेसिकली इंडस्ट्री डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं, हर साल 2-3 साल में अब चेंज हो रहा है। एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आने वाली है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इन सारे सेक्टर्स को हमें कीनली वॉच करना पड़ता है, क्योंकि ये सारे जो ओल्ड इकोनॉमिक स्कूल वाले इंडस्ट्रीज हैं वो तो रहेंगी साथ में, लेकिन नई इंडस्ट्रीज जो आने वाली हैं उनको भी हमें वेलकम करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स को मॉनिटर करते हैं, बेसिकली उनके की पैरामीटर जैसे रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, डेटा उनका मिलता है हमें, जैसे पी देखते हैं, पीवी रेशियो देखते हैं, आरओसी शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह, ये सारा देख के हम उनके फंडामेंटल रिसर्च पे एनालिसिस करते हैं और मल्टीबैगर्स इसी में से आइडेंटिफाई करते हैं हम। कभी भी राइट वैल्यूएशन जो किसी भी स्टॉक का होता है वो उनका अकाउंटिंग एंड बैलेंस शीट देता है हमें। एक्टिव मैनेजमेंट रोल, यानी कि उनका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, और उनके जो पॉलिसीज हैं वो कितना चेंज कर सकती है किसी भी कंपनी को और उस इंडस्ट्री को, डायनामिक्स को, वो हम स्टडी करते हैं। रिसर्च बेस्ड दो डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हम वर्ल्ड मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट को कंपेयर करते हैं कि कहीं डिफरेंस तो नहीं हो रहा। इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी हम अपडेट रखते हैं, इम्पैक्ट किसी इंडस्ट्री पे या पर्टिकुलर कोई कंपनी पे तो ना पड़े। आरबीआई पॉलिसी मॉनिटरिंग तो वो जरूरी है ही। अब टेक्निकल बेस हम लोग कैसे सर्च करते हैं कि आइदर इंडाइसेस, आइदर पर्टिकुलर स्टॉक्स या कोई लार्ज कैप, मिड कैप वगैरह वगैरह जो भी है, हम टेक्निकल उसको बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म चार्ट्स को एज अ की इंडिकेटर्स यूज करके उसे चेक करते हैं
बेसिकली बॉलिंजर बैंड्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। RSI बेसिकली आपको ओवरबॉट ओवर सोल्ड टेरिटरी आपको आराम से बता देती है। मूविंग एवरेज आपको बता देते हैं किसी भी स्टॉक का क्वालिटी बिगड़ रहा है या घट रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम 50 डे DMA को अगर वो तोड़ रहा है कोई स्टॉक, तो वो उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। एंड 150 या 200 डे एवरेज से अगर वो बढ़ रहा है तो यानी कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। MACD स्टॉकिस्टिक, ये सब कुछ ऐसे फंडामेंटल मतलब टेक्निकल की पैरामीटर हैं जिससे हम इसको एनालाइज करते हैं। हम ऑफर क्या करते हैं, बेसिकली कुछ हाई कन्विक्शन शॉर्ट टर्म कॉल्स हम इन बेस पे देते हैं। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट टारगेट अबव 15% रिटर्न एक्सपेक्ट जहां करते हैं तो हम उसे 6 महीने के टाइम फ्रेम पे भी रखते हैं। कस्टमाइज पोर्टफोलियो बिल्डिंग विद बैंकिंग ब्रोकर एज ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी, यानी कि अगर कोई बंदा मोबाइल ऐप से या किसी भी तरह से अपने आप से ट्रेड ना कर पा रहा हो तो हमारे यहाँ से टीम ऐसे उसके कॉल करेगी, देन वो स्टॉक या कोई भी परचेज कर सकते हैं थ्रू ट्रेड एंड कॉल। रियल टाइम हेल्पलाइन फॉर एनी स्टॉक क्वेरी, अगर आप किसी भी स्टॉक में फंस गए हैं, आप हमें केवल व्हाट्सएप कीजिए, आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में या उस पर्टिकुलर एनी इंडाइसेस और एनी समथिंग लाइक दैट, उसके ऊपर हम इंस्टेंटली रिप्लाई कर सकते हैं, इंस्टेंटली उसके बारे में क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। आपको शेयर करेंगे डॉक्यूमेंट्स एवरी मंथ अपनी परफॉर्मेंस शीट की, मतलब हम जितने भी कॉल्स वगैरह दे रहे हैं ना, तो उनके एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस शीट बनती है जो हर मंथ के आखिरी में शेयर करेंगे हम लोग। वी प्रमोट टोटल इन्वेस्टमेंट इन असेट क्लास। अब देखिए असेट क्लास में क्या है ना, हम इक्विटी एसेट क्लास तो ये हो गया, म्यूचुअल फंड भी अगर आप कर रहे हो तो दैट्स आल्सो गुड थिंग। अब जितने भी असेट क्लास हैं हम उनसे उसमें भी आपको गाइडेंस बिल्कुल बराबर करेंगे। कंप्लीटली नो फॉर द ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग को हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। और हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट विद पीस ऑफ माइंड, आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। ये हमारी क्या है कुछ ऑफरिंग। एंड दिस वाज द प्रेजेंटेशन फ्रॉम वैल्यू इन्वेस्टिंग। सर हम क्वेश्चन, हेलो। बहुत बढ़िया सत्या जी, जैसा कि आपने बताया कि FII, मुझे याद है जब पहले FII सेलिंग करते थे तो हम लोग काफी घबरा जाते थे क्योंकि मार्केट में ड्रास्टिकली गिरावट आ जाती थी। लेकिन अब अभी की जो सिनेरियो है लास्ट 4-5 ईयर से, वो ऐसा है कि FII कब परचेज करते हैं और कब एग्जिट करते हैं हम लोग को पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इतना स्ट्रांग है। और पर्टिकुलरली जो हमारे यहाँ जो SIP की जो इनफ्लो है पर मंथ, वो काफी रोबोस्ट हो गई है। हाँ, तो इसके अलावा जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो सारी चीजों को निगेट कर देते हैं, है ना। तो अब वो इनसिग्निफिकेंट रह गए। हमारे यहाँ HNI अल्ट्रा HNI क्लाइंटों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है ना। नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं और ये सारे लोग, प्लस जो आज के डेट पे जो फाइनेंशियल लिटरेसी जो चल रही है ना, उससे भी लोगों के बीच में अवेयरनेस आ रही है। दूसरा आपने बोला कि स्टेबल गवर्नमेंट, चूंकि गवर्नमेंट अभी पूरी फुल मेजोरिटी में नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि सरकार को कुछ नहीं होने वाला है ना। आई एम 100% श्योर, क्योंकि जो ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ है ना, वो आज के डेट पे बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा व्यक्ति मिला है जो हर चीजों को सेल थ्रू कर सकता है ना। तो हम लोग पूरी होपफुल हैं, क्योंकि मैं तो अब एकेडमिशियन में हो गया हूँ। स्टॉक मार्केट भी होप पे चल रहा है। हाँ, नहीं तो स्टॉक मार्केट, क्योंकि मैं 22 साल यही काम ही करा है, वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग और ये सारी चीजें, तो इन चीजों से मैं हर चीजों से वाकिफ हूँ। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया, अपने टेक्निकल एनालिसिस की बात करी, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करी। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग दो चीजें देखते हैं, एक तो क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम लोग सबसे पहले मैनेजमेंट को देखते हैं कि मैनेजमेंट कौन है, दूसरा उनका प्रोडक्ट क्या है ना। उसके बाद वैल्यू, एथिक्स, कल्चर, ये सारी चीजें ऐड होते जाती है। और जहां तक कि क्वांटिटेटिव की बात आती है तो फिर हम लोग PL अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और इन सारी चीजों पे फोकस करते हैं। बहुत बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन दिया। नाउ ओपन टू द फोरम।
अगर किसी को कोई सवाल करना है तो दे कैन आस्क। सर कुछ सोनाली मैम का भी कमेंट्स रह गया है। हाँ, सोनाली मैम प्लीज गिव योर रिमार्क्स प्लीज। सोनाली मैम। ये जी सर, हेलो जी, गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई, एक्चुअली मैं थोड़ा एक जगह फंस गई थी, बट सर ने सच में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, जितना मैं सुन पाई बहुत अच्छा था और बहुत ये था। मैं अपने एंड से एक चीज जरूर ये करना चाहूंगी कि सम टाइम क्या होता है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बार होता है दूसरे का सुन के या दूसरे का देख के कि अच्छा उसको बहुत अर्निंग हो रही है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो हम बिना जजमेंट किए, बिना पढ़े इन्वेस्टमेंट कर देते। किसी ने बताया कि ये शेयर आप ले लीजिए, हम शेयर में इन्वेस्ट कर देते। मेरा एक एडवाइस जरूर है कि जब भी आप शेयर में इन्वेस्ट कीजिए या किसी भी फंड में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, तो प्लीज उसके बारे में जरूर पढ़िए और मार्केट के बारे में जरूर एनालिसिस कीजिए कि क्या है। आप धीरे धीरे सीख सकते हैं, ये एक दिन का चीज नहीं है कि जहाँ पे आप शेयर मार्केट को एक दिन में सीख जाएंगे और कैसे मार्केट में क्या कब ये बढ़ रहा है, कब घट रहा है, तो उसके बारे में आप एक दिन में नहीं सीखते। थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में जरूर देखिए कंपनी के, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कि उसका फाइनेंशियल्स कैसा है। जैसा कि सर ने बताया ही अभी कि आप उसके पीएल को, बैलेंस शीट को, उसका ट्रेंड देखिए कि कैसे चल रहा है और थोड़ा एनालिसिस करके ही आप इन्वेस्ट कीजिए तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा ये किया, प्रेजेंटेशन दिया, और आई थिंक कि ये बहुत वैल्यूएबल होगा हम सबके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम ने सही कहा कि हमें भेड़ चाल में नहीं फंसनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए हम लोग आज के डेट पे बिहेवियर फाइनेंस पढ़ते हैं। बिहेवियर फाइनेंस में लोगों को हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस वो बताई जाती है। तो इसीलिए फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलाई जा रही है। इसमें अलग अलग संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो नेचुरली है कि आने वाले समय में लोग जागरूक हो रखे। हाँ, तो मैं अब ये सोनाली मैम, पाठक, ये गोविंद जी, सुधीर जी और ये सत्या जी, इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इनसे जानना चाहूंगा कि नया आदमी जो शेयर खरीदता है, हम कुछ शेयर खरीदे, सब में लाभ ही हुआ, क्योंकि मेरे जैसा सोनाली मैम ने बताया कि लोगों के गाइडेंस पे हमने खरीदा, इसका स्टडी हमको नहीं है। और मैं क्योंकि सीए लाइन का ही आदमी हूँ और बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस को जज करना चाहता हूँ, करता भी हूँ, लेकिन हमारी पकड़ नहीं है। तो हमारे जितने नए इन्वेस्टमेंट हैं, जो जनरल पब्लिक है, उनके बारे में आप लोग गाइड करना चाहेंगे कि किन किन बातों को ध्यान में रख के और कितना कितना पैसा और किस समय लगाना चाहिए, जिससे लोगों को फायदा होगा। क्योंकि अभी के मौसम में, अभी थोड़े दिन पहले तो बहुत लोग निराश थे कि अभी शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, पैसा मत लगाइए। नुआमा एक एजेंसी है, उससे हमने कुछ पैसा, कुछ लाख रुपए लगाया है और अभी एकदम ठप है। अब हम लोग गाइडेंस लेना चाहेंगे कि किस समय कैसे क्या डिसीजन लेना चाहिए और कैसे स्टडी करना चाहिए, इसके बारे में आप लोग एक्सपर्ट बताएं प्लीज। कोई भी एक आदमी। सत्या जी, आप बोलेंगे? सर जी, सर कभी भी आप देखिए कोई भी निवेश कर रहे हैं ना, तो आपको एक एक्सपर्ट की सलाह लेनी बनती है। आप कभी भी निवेश को ना कहीं किसी रिलेटिव से या किसी कलीग से पूछ के निवेश करना बिल्कुल ही, मतलब ये सलाह में नहीं है, क्योंकि एक एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है फंडामेंटल देख के कि इसमें निवेश का ये सही वक्त था या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बोलता हूँ, मुझे क्या लगता है ना, 1-2 महीने के अंदर इंडियन मार्केट में एक डबल टॉप बनेगा और मार्केट यहाँ से कम से कम 8 से 10% गिरने वाला है। अच्छा। अब इसमें एंट्री और एग्जिट की बहुत अहम भूमिका है। इस हाई पे जो निकल पाया वो तो सरवाइव कर जाएगा, अब जो मतलब एग्जिट नहीं कर पाया वो तो फंस जाएगा। तो कभी भी आप कैसे भी निवेश करें तो एक एक्सपर्ट सलाह बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन एक चीज और है कि अक्टूबर नवंबर के बाद, स्पेशली नवंबर के बाद मार्केट में बहुत तेजी आने वाली है, इतनी तेजी जो आपने कभी सोची भी नहीं है।
लेकिन बीच में एक गिरावट है, तो ऐसी सलाह लेने के लिए ना आपको एक एक्सपर्ट को हायर करना ही पड़ता है, क्योंकि आपको अगर मान के चलिए बुखार है या कुछ बीमारी है तो आप किसको विजिट करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो ऐसे ही आपको अगर निवेश करना है तो आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना ही पड़ेगा। तो क्या अभी के समय में मतलब परचेज कर लेना चाहिए जो कम राशि? अभी बहुत सारा यूट्यूब में अभी नहीं सर, देखिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी तेजी रहेगी अभी। मतलब हम निफ्टी को अगर हम एक पैरामीटर माने तो हम 26,000 के आसपास जाने की पूरी क्षमता रखते हैं अगले 15-20 दिन के अंदर, बट इट इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। वेट फॉर सम टाइम, वहां से मार्केट क्रैश करेगा, क्योंकि पी वगैरह फंडामेंटली मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि बहुत इसमें बने रहना है। तो उस समय आप इसे एग्जिट का माध्यम बनाइए, मतलब आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए, वहां से एग्जिट बन रहा है, किसी चीज में प्रॉफिट रहना तो प्रॉफिट बुकिंग करना भी सीखिए। प्रॉफिट बुकिंग कोई नहीं करता रिटेल में, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, कभी भी राइट टाइम पे कोई प्रॉफिट बुक नहीं करता है। मेरा ये मानना है कि मार्केट की टाइमिंग इतनी आसान नहीं होती। आपको अपने नजरियों को ध्यान में रखना है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो फिर आप मार्केट की टाइम ना देखें, आप देखें कि जो स्टॉक्स है उसकी क्या वैल्यू है और वो ली जा सकती है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में कितनी चीजें चलेगी। तो ये चीजों को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि लंबे समय में मार्केट जब है, ऐसा होता है कि मार्केट किसी साल नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन लंबे समय में आप देखेंगे तो मार्केट ने अच्छा रिटर्न ही दिया है ना। तो ये चीजें आपकी हॉराइजन निर्धारित करेगी कि वेदर यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 3 years, 4 years, 5 years। लेकिन मेरा ये सलाह है कि अपने एज को ध्यान में रखें, अपने रिस्क एपिटाइट को ध्यान में रखें, अपने इनकम को ध्यान में रखें कि जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन को भी शामिल करें। पूरे के पूरे पैसे अपने स्टॉक में न लगाएं, उसको डाइवर्सिफाई करें। जैसे आज के डेट में गोल्ड एक अच्छा मुझे नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो 100 रुपए में 20 रुपए तो गोल्ड में जरूर डालें। फिर अपने एज के अनुसार, अपने रिस्क एपिटाइट के अनुसार दूसरा जो चूज करें वो इक्विटी है, और तीसरा फिर आप ले सकते हैं रियल एस्टेट, एंड देन अगर HNI अल्ट्रा HNI है देन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। तो मेरा ये सलाह है कि इक्विटी में इन्वेस्ट तो जरूर करें, लेकिन टाइमिंग जो है वो आपको आपके सलाहकार ही बता सकते हैं। तो एक बेहतर सलाहकार जरूर चूज करिए, और साथ में ये ध्यान रखिए कि वो सलाहकार पूरी की पूरी उसकी एक्सपर्टीज, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें चेक करें। एक्चुअली आजकल क्या है ना, ट्रेंड चला हुआ है, हर चीज लोग फ्री में चाहते हैं, तो नथिंग इज अवेलेबल, फ्री कुछ भी अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ बिहार में क्या प्रॉब्लम है कि नोबडी वांट्स टू पे द फी टू द एडवाइजर, और अगर आप किसी चीजों को सजेस्ट भी करते हैं तो वो उनका ये ध्यान है कि अरे जरूर ये बंदा कुछ ना कुछ ये बना रहा होगा। ऐसा नहीं है कि दो ऑप्शन है हमारे पास, आपके पास भी दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप फी पे करें या फिर प्रोडक्ट आप अपने अनुसार चूज करें। क्योंकि जैसे हम लोग डॉक्टर्स को फी पे करते हैं और दवा चूज करने के लिए हम फ्री है कि हम अपने जहां भी दवा मुझे सस्ती मिलेगी वहां से मैं खरीद लूंगा। या आप जब प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये चीजों का ध्यान रखें कि प्रोडक्ट लेते समय उनकी नजरिया क्या है, क्या वो किसी ऐसे प्रोडक्ट को, जोखिम वाले प्रोडक्ट को तो आपको नहीं दे रहा है। तो ये चीजें आपको एक अच्छे एडवाइजर के साथ जुड़ने से ही संभव हो पाती है, क्योंकि लोगों के पास आज के डेट पे इतनी समय नहीं है, हर लोग बिजी है। तो सबसे पहले आप एक अच्छे सलाहकार चूज करें अपने शहर में, जहां पे भी आप अवेलेबल हैं, या ऑनलाइन कोई अवेलेबल है, तो मेरा ये पर्सनल मानना है। बहुत अच्छा आपने बताया। और एक प्रश्न और है कि कुछ लोग हमारे चार्टर्ड अकाउंट, या जब हम फाइनेंस में थे तो कुछ हमारे मित्र थे, वो कंप्यूटर से जुड़े रहते थे ऑनलाइन से, और जैसे 11 बजे मार्केट खुला, 11 बजे खरीदा और 2 बजे बेच दिया,
और 2 बजे बेच कर तो उस समय वो 20,000, 25,000, 30,000 मतलब दिन भर में 40-50 हजार कमा लेते थे। दे आर मल्टी बिलियनियर, बोलते हैं कि ट्रेडिंग करो। तो अब हम लोगों को तो ट्रेडिंग और उस पर एक्सपर्टाइज नहीं है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। लेकिन उन लोगों ने जो जो सलाह दिया वो शेयर खरीदा हमने, तो उस शेयर में हम लोगों को बहुत लाभ हुआ, जब हमको लाभ हुआ तो जब अलॉट हो गया तो हमको बहुत लाभ हुआ इस बेस पे। और उनकी अर्निंग कैपेसिटी देखते हुए ये हमको पता चला कि ट्रेडिंग भी करना अच्छा है। आप लोग की क्या राय है? सुधीर साहब। सत्या जी आप ही सत्या जी बताइए, सत्या जी बताइए। मैं तो डे ट्रेडिंग के खिलाफ हूँ, स्पेकुलेशन के टोटली अपोजिट हूँ। इट इज नॉट, क्योंकि वहाँ पे ना जनरली लोग लूजर रहते हैं। अच्छा सत्या जी प्लीज। सर ये डिपेंड करता है टोटल इंडिविजुअल के ऊपर बेसिकली, एंड सेबी ने भी ये प्रिस्क्राइब करके दिया है। क्योंकि जो पहले सर आप बता रहे थे ना एग्जांपल के हम डे ट्रेडिंग करते थे, वो करते थे इक्विटी कैश में। आजकल क्या ट्रेंड चला हुआ है ना ऑप्शन ट्रेडिंग, और ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस हैं 91%, मतलब रिटेल क्लाइंट के। तो जो भी आपको बताना ना कि हम इंटरडे में कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग है तो वो मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, उसमें पैसा लॉस करना ही करना है। हाँ, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड्स जैसे होते हैं ना, कुछ जहां दिख रहा है कि 4-5% का स्कोप है 1-2 दिन के अंदर, दैट इज डन इन कैश ओनली। वो भी आप अगर लेवरेज ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में 2 ही रूल हैं, आप कभी लेवरेज में मत करो, और कोई भी ऐसा डेरिवेटिव प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ऑप्शन ट्रेडिंग जो प्रीमियम डीके ही करेगा, जीरो ही करेगा, उसमें ट्रेड ना करें। बाकी तो फिर सब कुछ अच्छा है। सर इन्वेस्टमेंट करते समय ना लिवरेज का सही कहा सर ने कि लिवरेज को यूज ना करें। दूसरा ये है कि अगर आपके पास अमिताभ सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि आप हियरिंग साउंड। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब आप इंट्राडे करते हैं और डे ट्रेडिंग करते हैं, ये तभी वायबल है जब आपके पास बैकअप है फंड की। सपोज मैं 2-3 लाख रुपए की परचेज कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि इन स्टॉक की जो वोलेटिलिटी है इतने परसेंटेज की हर दिन की हुआ करती है ना। एक सपोज मैंने 10 स्टॉक को ऐसे आइडेंटिफाई किया कि जिसमें 15-20 रुपए की मूवमेंट है प्रतिदिन। तो मैं क्या करूं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसे परचेज करूंगा, और बढ़ गया तो निकल गए, और नहीं बढ़ा तो डिलीवरी, चूंकि वो स्टॉक इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि वो हम डिलीवरी भी ले लेंगे तो 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद बेच सकते हैं, है ना। तो वैसी स्थिति अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो उसमें आपको घाटे की चांसेस कम है। लेकिन अगर आप केवल स्पेकुलेट करेंगे तो स्पेकुलेशन में क्या होगा ना कि फिर आपका अगर सही हुआ तो आपको पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन विपरीत चली मार्केट तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। तो मैं कभी भी अपने क्लाइंटों को डे ट्रेडिंग के लिए एडवाइस नहीं करता। हाँ, उनके लिए जिनके पास फंड का बैकअप है और उन्हें स्टॉक के प्रति, चूंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो पूरी स्टॉक की जानकारी रखें। सपोज आप मारुति चूज करते हो या एचडी, आपको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, उनका ग्राफ क्या चल रहा है, प्राइसिंग क्या है और फंडामेंटली कितने स्ट्रांग है। तो वैसे शेयर्स में अगर ब्लू चिप शेयर्स में आप एंटर करते हो तो डेफिनेटली आप पैसा बना सकते हो। अच्छा, तो सुधीर साहब, ये जो आपने गोल्ड कहने की खरीदने की बात कही, तो हम लोग ये गोल्ड रियल गोल्ड खरीदें या गोल्ड बॉन्ड खरीदें? सुधीर साहब, आपने जो गोल्ड खरीदने की बात कही, अब गोल्ड का इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है, तो मान लीजिए हम लोग गोल्ड रियल गोल्ड खरीदें, मेटल या गोल्ड बॉन्ड खरीदें की? आवाज जा रही है? संगीता टॉडमल फ्रॉम यूएसए, शी हैज ज्वाइंड। संगीता टॉडमल, वेलकम वेलकम। आवाज आ रही है अब। वेलकम मैम, टुमारो ऑल पीपल आर वेटिंग फॉर योर लेक्चर ऑल्सो। संगीता साहब जॉर्जिया से ज्वाइन की हैं, तो वो भी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहती हैं। शी हैज रिटन दैट शी वांट्स टू नो हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडिया।
तो सुधीर साहब आपसे मेरा प्रश्न था कि आपने कहा गोल्ड खरीदना, तो गोल्ड रॉ खरीदें या बॉन्ड खरीदें, ये पूछ रहे थे सर। इसमें क्या है, मेरा ये मानना है कि गोल्ड की जो अगर आप लास्ट 20 इयर्स का रिटर्न देखेंगे तो जो एक्चुअली गोल्ड वाज एज अ परफेक्ट हेज, पहले मानते थे कि जितनी इन्फ्लेशन वही गोल्ड की रिटर्न है, लेकिन ये सारी सीन लास्ट 10 इयर्स 15 इयर्स में चेंज हो चुकी है। तो गोल्ड से काफी बढ़िया रिटर्न है और 10% की से ऊपर की रिटर्न है। और इस साल तो गोल्ड ने तो फैंटास्टिक रिटर्न दिया। आपको मालूम ही है कि 75,000 से गोल्ड लगभग 1,07,000 प्रति 10 ग्राम चली गई थी, है ना। तो गोल्ड तो रिटर्न देगी ही देगी। 9,700 है ना, 9,700 है शायद। हाँ, तो कहने का अर्थ ये है कि गोल्ड जब परचेज करें तो आप हमेशा पेपर फॉर्म में करें। पेपर फॉर्म, चूंकि आज गवर्नमेंट की जो पेपर फॉर्म में गोल्ड आई हुई है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो जानी जाती है, उसको इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उसमें क्या है कि आपका सिक्योरिटी कंसर्न नहीं रहेगा, लेकिन उसमें लॉक इन पीरियड रहेगी। लॉक इन पीरियड का मतलब ये हुआ कि जब वो मैच्योर करेगा तभी आपको पैसे मिलेंगे, और साथ में आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें भी आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी चीजें है। और अगर स्पॉट में आप गोल्ड खरीदते हो तो फिर आपको सिक्योरिटी का कंसर्न रहेगा। दूसरा कंसर्न ये रहेगा कि सपोज आपने ऑर्नामेंट ले लिया तो ऑर्नामेंट की जो मेकिंग चार्जेस है और वो आप फिर लूज करोगे, क्योंकि हर 2-3 साल पे फैशन चेंज हो जाते हैं, पुराने जो आपने गहने बना रखे हैं तो आपको फिर कॉस्टली पड़ेगा। तो ये चीजें आपको देखनी है कि या तो आप बिस्किट के फॉर्म में रखो गोल्ड, अगर आपके पास प्रॉपर सिक्योरिटी का मेजर है, अदरवाइज गवर्नमेंट के जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट करो। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने और एक बहुत अच्छा रास्ता बताया आपने। अच्छा, और ये हमारे पाठक जी इंटरव्यू उस चैनल से कुछ हैंड रेज किया उन्होंने, आप कुछ पूछना। इसके पहले ये क्या सोनिया मैम ने पूछना चाहा था। सोनिया, यू कैन आस्क ऑल्सो। तो पहले पाठक जी पूछ लें। हाँ पाठक जी पूछिए। और जिनको जो प्रश्न, कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स एक साथ मिलना गॉड गिफ्ट है, सब कोई अपना अपना प्रश्न पूछ ले। हाँ जी, गुड इवनिंग सुधीर सर। आप लोग ने काफी अच्छा इनोवेटिव इंफॉर्मेशन दिया है। मैं ट्रेनिंग और प्लेसमेंट डिपार्टमेंट एमिटी यूनिवर्सिटी पटना से हूँ। अरे वाह। और मैं सर 2021 में मैंने ज्वाइन किया था शेयर ट्रेडिंग अप्रैल में। मैंने कुछ मेरी जो पोर्टफोलियो है 141 की है, 1,41,000 की। बट सर मेरा जो प्रॉफिट रेशियो है वो बहुत कम है, लॉस बहुत ज्यादा है, 13,600 का समथिंग लॉस है अभी भी। वो रिकवर नहीं होता है, फिर वो 15,000 पे चल जाता है। तो सर ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? क्या स्टॉक को लेके हो रही है या क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रखा है? किस सर डिफरेंट लार्ज कैप, मिड कैप और सर स्मॉल कैप, तीनों में किया हुआ है सर। लेकिन मैं शेयर की नाम जानना चाहता हूँ। सर एक है टाटा स्टील जिसमें मैंने 1,000 शेयर लिए हुए हैं। कुछ है सर पेटीएम के, कुछ ONGC, BPCL, फिर से बेल, यही सब सर शेयर लिए हैं मैंने लार्ज कैप के। जितने भी आपने शेयर लिया है उसमें की एक ही शेयर मुझे अच्छी लग रही है, वो है टाटा स्टील। उसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट 2 इयर्स में, रिटर्न उनका काफी बढ़िया है। बाकी पेटीएम और ये सारी चीजें कभी भी मैं अपने इन्वेस्टर्स को जो PSUs है उनमें अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं सलाह देता हूँ, अनलेस अनटिल उसकी वैल्यूएशन सही हो, है ना। तो आपने एक तो पेटीएम ले रखा है जो कि आपको मालूम है कि लॉस मेकिंग कंपनी है। पेटीएम की क्या हालत है आपको मालूम है। तो आपने जो स्टॉक का सिलेक्शन कर रखा है ना, वो सही नहीं है। उसको मैं एक बार बताऊं क्या सर, एक बार बताऊं क्या मेरा पोर्टफोलियो क्या है सर? मैं आपको बस ये कहता हूँ कि स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए ना SIP मोड बेस्ट है। आप जो SIP है उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी अच्छे सलाहकार को चूज करो, है ना। मेरा ये सलाह है आपसे, है ना। तो आपके हिसाब से सर बेहतर एडवाइजर अभी कौन है सर, मतलब जिसको हम अगर करें तो फिर वो मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम लोग यहाँ एज ए एकेडमिशियन आए हुए हैं।
we are the sir starting part peoples. पाठक जी इसमें हम ब्लाइंड आपको कहेंगे कि आप ब्लाइंडली अपना एडवाइजर सुधीर जी को लीजिए, सुधीर जी, और अभी धीरे धीरे हम लोग उनसे जुड़ेंगे। एडवाइस हम लोग के ग्रुप के लोगों को एडवाइस, और हम लोग कंसल्टेंसी फीस भी देंगे। हम लोग सर अगर प्रॉफिट आएगा तो सर लक्ष्मी किसको नहीं भाती है सर। बहुत अच्छा, लेकिन सुधीर जी जैसा प्रैक्टिकल अभी जितना दिन तक जब से हम सुधीर जी को जानते हैं, और इतना सुंदर और इतना बढ़िया और इतना सटीक ये अपना डिसीजन देते हैं कि जो मतलब अभी के समय में आपके लिए सुधीर जी रामबान होंगे। ये मैं सजेशन एज ए वेबिनार अमिताभ का प्रोप्राइटर आपको दूंगा, ये ब्लाइंडली मैं कहूंगा कि अपने ग्रुप के लोगों को, और वी विल बी पेइंग द कंसल्टेंसी चार्जेस बिकॉज वी आर कैपेबल ऑफ पेइंग दैट ऑल्सो, फ्री ऑफ नहीं कराएंगे, जिससे कि हमारे मनी का सदुपयोग हो सके। और हमारे बीच में गोवा से भी सत्या सिंह जी, गोविंद जी पूना से, ये लोग सबको जुड़ गए हैं, सो वी विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ देम ऑल्सो। तो अभी हम अपना ब्लाइंड सपोर्ट करते हुए सुधीर जी को बोलेंगे, वी विल बी द बेस्ट गाइड। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है सर, आपका क्या सोचना है सर? हाँ पूछिए, लास्ट प्रश्न। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि पेनी स्टॉक पे आपका क्या सोचना है सर, सुधीर सर? कभी भी पेनी स्टॉक पे नहीं जाइए, है ना। मेरा ये मानना है कि मैं अपने कभी भी क्लाइंटों को, क्योंकि मैं 22 इयर्स में जब भी तक एक्टिव रहा, कई बार हमारे पास आते थे लोग इन्वेस्टर्स और कहते थे कि सर 2 रुपए की शेयर है 5 रुपए हो गई तो इतनी रिटर्न आ गई, 10 रुपए की शेयर है 40 रुपए हो गए। मैं कभी सलाह नहीं देता, क्योंकि न उसको फंडामेंटली कोई बैक कर रहा है, न टेक्निकली है, बस वो चला जा रहा है। तो वैसे शेयर से आप प्लीज दूर रहे। हो सकता है कि आप पैसे बना ले, कभी 1 बार 2 बार बन सकते हैं, लेकिन आप अपने पैसे को खतरे में डाल रहे हैं। जब भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए। सर जैसे कल्याण ज्वेलर्स निकला था सर 9 रुपीज पे, अब उसका आप रेट देख रहे हैं, तो सर वही पेनी स्टॉक था 2 साल पहले का, जिसमें मेरे भाई ने लगाया था, 16 से 17 शेयर लिया था, और आज उसका सर काफी ज्यादा उसका रिटर्न हो गया है। वही कह रहा हूँ, कैसे कल्याण ज्वेलर्स तो नामी ज्वेलर्स की है, लेकिन मैं डे टू डे पे अभी ट्रैक नहीं कर पाता, इसलिए ना कि मैं तो चूंकि अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ कॉमर्स, मुझे समय ही नहीं है, चूंकि मैं वेल्थ मैनेजमेंट फाइनेंशियल ओनली लेक्चर्स ही, अब मेरा काम ही है प्रवचन देना, मैं केवल प्रवचन देता हूँ बस। और इन्वेस्टमेंट के लिए तो सत्या जी है ना, उनको आप पकड़ो। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप लोग सजेस्ट करेंगे कि सर अगर हम जो जनरेशन हमारी आ रही है, अगर आप उसको थोड़ा सा पुशअप कर देंगे तो वो डेफिनेटली अभी जो हम लोग ये कर रहे हैं ना, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सारी चीजें जो मैं अमिताभ सर हैं या और भी दूसरे प्लेटफॉर्म है, हम लोग इसलिए जुड़ते हैं कि लोगों को अवेयर करना हमारा काम है, क्योंकि वॉट एवर वी हैव गॉट, अपने 24-25 साल में हमने जो सीखा है, we have to give it back to the society। तो मैं जनरली आज के डेट पे मेंटरशिप करता हूँ स्टूडेंट्स जो भी हमारे हैं, और अच्छे पोजीशन पे हमारे स्टूडेंट्स हैं आज के डेट पे, हमारे अंडर में इवन CFP कर रहे हैं, CFA कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कर रहे हैं, दूसरे सारी चीजें, मैं उनको केवल मेंटरशिप देता हूँ आज के डेट पे, है ना। अब जो ट्रेडिंग है ये डे टू डे पूरी एक्टिव है, आपको सुबह 8:30 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक, जब तक मार्केट ओपन होती है, जैसे कि इक्विटी मार्केट के साथ साथ अपना कमोडिटी की मार्केट भी ओपन हो जाती है, तो बहुत सी चीजें कमोडिटी से भी हम लोग इन्फ्लुएंस लेते हैं, यूएस की मार्केट, यूरोपियन मार्केट वो खुल जाती है, तो हमारे यहाँ उन सारी चीजों पे भी हमें नजर रखनी होती है। तो जब हम लोग ये करते थे ना तो काफी एक्टिव होते थे, लेकिन अब मैं उतनी एक्टिव इन चीजों को वॉच नहीं कर पाता, तो बेहतर होगा कि आप ऐसे व्यक्ति से जुड़े। हाँ, सलाह देने के लिए हम लोग हैं, जो चीजों के लिए गाइडेंस की है वो चीजें हम लोग हमेशा आपको देंगे, लेकिन बेहतर है कि वो सलाहकार जो मार्केट के ट्रेंड के साथ चल रहा हो और डे टू डे वॉच कर रहा हो ईच एंड एवरी मोमेंट, तो मैं ऐसे सलाहकार को आपके साथ जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल सर, आप सजेस्ट करें, मैं चाहता हूं सर, क्योंकि
मेरा सोचना ये है कि इन्वेस्टमेंट ही आपको आगे पूंजी बनाने वो करता है। आपने सही कहा। देखो, इफ यू वांट टू क्रिएट द वेल्थ, you have to generate real rate of return. Real rate of return means you have to generate more than inflation. अगर आप बैंक में पैसा रखोगे 7-8% का रिटर्न मिलेगा, पोस्ट टैक्स रिटर्न वो भी नीचे चली जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न निगेटिव है। ऐसा आपको लगेगा कि बैंक में एफडी में आपका पैसा सेफ है, 7-8% में कोई भी है, सेफ है, लेकिन 2-3-4 साल में इसकी वैल्यू इरोड हो रही है। सो कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते। अगर इफ यू वांट टू क्रिएट द वेल्थ, यू हैव नो ऑप्शन अदर देन इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। These are the investment where you can generate real rate of return. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for giving your advice, sir. Thank you all. Thank you. सोनाली मैम, you want to add something? सोनाली मैम, आप सीए का प्रैक्टिस कर रही हैं, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? सोनाली मैम, चार्टर्ड अकाउंटेंट सोनाली मैम, you want to add something? अच्छा, संगीता, हाँ, सोनाली मैम प्लीज। एक्चुअली मैं थोड़ा अपना इनपुट वही ऐड करना चाहूंगी। मैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट से ये नहीं कर पाती हूँ। इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली हम लोग करते हैं, तो मेरा वही है कि जो सब लोग कह रहे थे कि एडवाइस एक आप जरूर लीजिए किसी से भी इन्वेस्टमेंट के लिए करने से पहले, बिकॉज कि आप अगर एडवाइस नहीं लेते, अगर प्रॉपर एडवाइजर नहीं रहता है तो आप मार्केट को समझ नहीं पाइएगा और आप प्रॉपरली आप जैसे इन्वेस्टमेंट करके हम लोग सब चाह रहे हैं कि हमारा वेल्थ हो, बट वेल्थ क्रिएशन के बजाय हमारा पैसा और डिटोरिएट ही करते हैं अगर मार्केट को बिना समझे इन्वेस्ट कर रहा है तो मेरा एक ही एडवाइस है कि सब लोग एक्सपर्ट नहीं हो सकते, तो काइंडली एक्सपर्ट से आप एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट कीजिए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप कुछ टाइम लगेगा, आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा और तभी जाके आप इन्वेस्ट करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा। तो ये सत्या सर, सुधीर साहब का इशारा आपके तरफ है, तो हमारे ग्रुप के लोग क्या आपसे कंसल्टेंसी करें? तो इसके लिए क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी? आपसे कंसल्टेंसी करके और सुधीर साहब के गाइडलाइंस में हम लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बढ़ाएं, तो इसमें आपकी क्या राय है? आपका कैसा सहयोग रहेगा? सर देखिए, आप सब लोग ना, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप सब इसमें ज्वाइन हो जाइए पहले, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। डे टू डे एक्टिविटीज कैसे रखते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन, कैसे मार्केट अवेयरनेस बना के रखते हैं लोगों को, क्या शॉर्ट टर्म में पैसा बन सकता है, वो रियलिस्टिक आपको होता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो सब आप प्रैक्टिकली 1 महीने के लिए एटलीस्ट एनालाइज कीजिए पहले, है ना? तब आपको धीरे धीरे मार्केट के बारे में इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि आपको अगर दिन में 20 मैसेज अगर आ रहे हैं, इनपुट्स अबाउट द मार्केट प्लस अबाउट द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, तब आपको रियल वे में आपको पता चलेगा हाँ कि हम पैसा बना सकते हैं या ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फेक है। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए, जिससे आपको डे टू डे एक्टिविटी, अवेयरनेस, कंप्लायंस, एवरीथिंग आपको पूरा भरपूर मिलेगा। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए और अपना व्हाट्सएप नंबर सबको दे दीजिए। जरूर सर। हाँ, अपना व्हाट्सएप नंबर हमसे जुड़ जाइए, हमने अपना नंबर दे दिया और हम लोग आपको कंसल्ट करेंगे। और सुधीर साहब तो हमारे ऐसे हैं। प्रसाद सर कुछ कहना चाह रहे थे। प्रसाद सर कुछ कहना चाह रहे थे। प्रसाद साहब, आप क्या बोलेंगे अभी के डिस्कशन में? आपको लगता है कि प्रॉपर्टी सेफ नहीं है विदाउट गाइडेंस के? और आपने जैसा शुरू में अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में कहा, तो कहाँ कहाँ आपको खतरा नजर आता है? और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट को टच करके या किसी गाइड की सलाह लेकर के आप अपने अनसिक्योर्ड प्रॉपर्टी को सिक्योर्ड बनाने का प्रयास कैसे करेंगे? ये आप हमारे सत्या साहब से, सुधीर साहब से पूछें, सोनाली मैम से प्लीज। 2 सवाल है। हाँ जी। एक तो ये है कि जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए नए इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ नए इंस्टीट्यूशंस हैं वो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, डे टू डे आपको नहीं सोचना पड़ता है,
कि आपके पोर्टफोलियो पे क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज इन द हैंड्स ऑफ ए पोर्टफोलियो मैनेजर एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। इस तरह की कोई चीज है शेयर मार्केट के स्टॉक्स के लिए? मैंने आपको जैसे बताया ना कि हम कस्टमाइज, मतलब पीएमएस में क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में क्या होता है, आपको एक साथ 50 लाख रुपए पोर्टफोलियो मैनेजर को दे दिए, राइट। हम क्या करेंगे, अगर आपको एक स्लोअर, आपको थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट करना है, फॉर एग्जांपल सपोज 5 लाख करना है या 10 लाख करना है, तो हम बीच में आपको एक पोर्टफोलियो का वो साइज देंगे, बेसिकली उसमें कितने क्वांटिटी, कौन सी चीजें रखनी है, किस सेक्टर की रखनी है, वो हम गाइडेंस आपको बिल्कुल बताएंगे। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर आपके लिए 50 लाख के लिए कर रहा है, हम उसे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख हर उसके लिए करेंगे। सर इंडिया में ना पीएमएस, उसके लिए इसमें अभी इंडिया में जो पीएमएस है ना सर, पीएमएस में मिनिमम 50 लाख रुपीस हो गई है। पहले 25 लाख थी, इसको बढ़ाकर 50 लाख है। अगर आप पीएमएस में करना चाहते हैं, लेकिन मेरा एडवाइस ये है कि डायरेक्ट पीएमएस में एंट्री नहीं मारिए, क्योंकि मैं इंडिया के जितने भी टॉप के पीएमएस जो रन करते हैं उन सारे के पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से जानता हूं, तो मेरी एडवाइस है कि आप पीएमएस में कभी नहीं जाएं, है ना। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, तो दैट इज वन। और जो जा चुके हैं उनको वापस आ जाना चाहिए। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल जो ओपिनियन हूँ वो दे रहा हूँ कि पीएमएस के जितने भी टॉप के परफॉर्मर जो दिखाते रहते हैं ना, तो वहां पे क्योंकि मैं इंटरनल सारी चीजें जानता हूँ कि बहुत सी चीजें जो है ना वो मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरा ये एडवाइस है कि आप एक अच्छे सलाहकार का लेकर आप खुद इन्वेस्टमेंट करें, वो बेहतर है ना। आपको गाइड करेंगे कोई, लेकिन आपका पैसा है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग, मैंने पहले भी कहा था इसी प्लेटफॉर्म पे कि एक शूज खरीदते हैं 2-3 हजार रुपए की तो ब्रांड देखते हैं, अगर शर्ट खरीदते हैं 3-4 हजार रुपए की तो ब्रांड देखते हैं, और यूं ही लाख और 2 लाख 5 लाख रुपए 50 लाख रुपए किसी ऐसे बंदे को सौंप देते हैं जिसपे पता नहीं वो मेरे पैसे को क्या करेगा, गॉड नोज। तो बेहतर है आप सलाहकार की सहायता से आप भी उसमें इन्वॉल्व हो, पहले चीजों को समझें और साथ में बिजनेस डायनेमिक्स को समझे कि आपका स्टॉक कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मारुति में हो रहा है, एचडीएफसी में हो रहा है, आईटीसी में हो रहा है, एचयूएल में हो रहा है, एक्सवाईजेड में हो रहा है, और प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, अभी मैं अपने सारे क्लाइंटों को आज के डेट पे ऑयल और वाली जो कंपनियां हैं उनसे अपने आप उनको दूर कर रहा हूँ। कोई भी पहले किसी के पोर्टफोलियो में मैं जैसे ही ऑयल कंपनियां देखता हूं तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप इनसे निकल जाओ, क्योंकि अब ऑयल की भविष्य में जो है ना वो पहले वाली नहीं रह गई, क्योंकि ये सारी रिप्लेसमेंट अभी कार जो है इलेक्ट्रिक कार की ओर जा रहे हैं, हाइड्रोजन है, अपना बैटरी से चलने वाली, तो सारी जो हम लोग चीजें हैं ना वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो पहले की कंपनियां हैं जिनका आईओसी वगैरह में इन्वेस्टमेंट है, एचपीसीएल जैसे सर ने कहा एचपीसीएल में, तो हमारा ये मानना है कि वो पहले वाली रिटर्न अब उतनी नहीं मिलेगी। रिटर्न मिलेगी लेकिन पहले जो होती थी, क्योंकि नेचुरली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अब डेंट करेगी, जिस प्रकार की क्रूड की प्राइस में फ्लक्चुएशंस है तो नेचुरली एक प्रॉफिटेबिलिटी डेंट। राइट राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि PMS is actually in the hands of some people who are wanting to make more money for themselves than more money for their clients. मैं ये नहीं कहूंगा सर, लेकिन क्या होता है ना, PMS को मैं जनरली एडवाइस, मैंने बहुत क्लोजली वॉच करा हुआ है, तो मैं एडवाइस नहीं करता जनरली। हालांकि वहां पे भी रिटर्न मिलते हैं, लेकिन जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को रिटर्न मिल पाती है। हाँ, वहां भी तो उनमें भी बहुत जो ज्यादा स्किलफुल होंगे, ज्यादा ऑनेस्ट होंगे, दे विल प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स फॉर देयर क्लाइंट। अच्छा, एनीवे ये ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेल आंसर्ड। दूसरा एक क्वेश्चन यही है कि ये जो आपने कहा कि
पेपर गोल्ड खरीदने के लिए। तो पेपर गोल्ड में आई जस्ट वांट टू शेयर कि बस 5 साल पहले मैंने एक पेपर गोल्ड खरीद लिया था 5 लाख का, और 5 साल अभी खत्म हो रहा है उसका। तो क्या करना होगा उसको? उसको छोड़ा वैसे ही छोड़ा जा सकता है या उसको निकाल करके फिर नहीं, उसको निकाल लीजिएगा। तो जैसे ही मैच्योर्ड होगी ना, तो मेरा ये सलाह होगा कि उसकी वैल्यू तो काफी टाइम बढ़ गई होगी। जब आपने 5 साल पहले जो गोल्ड की कीमत है मेरे ख्याल से 40-50 हजार रुपए के आसपास होगी प्रति 10 ग्राम, है ना? और आज के डेट पे वो लगभग डबल से ऊपर होगी। तो मेरा ये सलाह रहेगा कि उसे निकाल लीजिएगा, आप इन्वेस्ट कीजिएगा गोल्ड में, लेकिन उस अमाउंट को थोड़ा सा घटा दीजिएगा, क्योंकि अभी नियर फ्यूचर में जिस तरह से गोल्ड की रन चली है, तो मे भी स्टैटिक हो सकता है, 1-2 साल के लिए रिटर्न कम हो सकता है। अच्छा, ओके। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन वो सत्या जी के लिए है कि व्हाई इज ही थिंकिंग that in near future there will be a sudden downturn? बेसिकली देखिए, फंडामेंटली मार्केट अभी ओवरबॉट हो जाएंगे, अभी नहीं, एक 15-20 दिन के अंदर मार्केट एक बुल रन सा देगा, छोटा बुल रन देगा। उसके बाद मार्केट एक डबल टॉप पैटर्न, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां एक खतरा बना हुआ है, क्योंकि कभी भी निफ्टी पी अगर 24 आता है ना, तो वहां से बहुत तेज गिरावट आती है। पहली बात जो टेक्निकल मुझे बता रहा है, टेक्निकल भी वो सेम इंडिकेट कर रहा है। द थर्ड पॉइंट इज, जिस हिसाब से ग्लोबल चीजें चल रही हैं, अमेरिकन मार्केट्स भी ट्रिपल टॉप की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो खतरा चारों तरफ से है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 1-1.5 महीना थोड़ा खतरा है मार्केट में। अमेरिकन मार्केट के बारे में क्या कहा आपने? ट्रिपल टॉप बनाएगा। वो क्या चीज होती है? वो टेक्निकल एनालिसिस है सर। उसमें ना जब इस तरह की सीन बनती है ना, तो मार्केट में गिरावट का अंदेशा होता है। तो वो समझते हैं, तो वो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे बता रहे हैं सर। अब एक छोटा सा एग्जांपल, अभी फ्राइडे को लास्ट में हमने करीब 225 पॉइंट निफ्टी ने लूज किए हैं। अब टेक्निकली आधार पे मैं आप बता रहा हूँ, आप मंडे को इसे नोट कीजिएगा, जब मार्केट खुलेगा वो पैनिक करेगा, लेकिन 24,730 750 के आसपास से मार्केट रिवर्स कर जाएगा, और अच्छा खासा रिवर्स करेगा मंडे को। ये टेक्निकल के तौर पे एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ फॉर मंडे। एक दिन पहले बताया होता तो उसको निकाला भी जा सकता था। चलिए, बहुत अच्छा और बहुत प्रैक्टिकल सलाह ये दोनों हमारे दे रहे हैं विद्वान लोग। संगीता मैम आप जॉर्जिया से बोल रही हैं, यूएसए से, तो आप इंडियन इन्वेस्टमेंट में कैसे इंटरेस्टेड हैं? यू हैव रिटन दैट हम भाग लेंगे और प्रश्न पूछेंगे। तो संगीता मैम हमको मतलब इंडिया के जेवल्स लोग, फिनेंशियल सलाहकार लोग हम लोग को सलाह दे रहे हैं, सो टेक एडवांटेज ऑफ दैट। संगीता मैम फ्रॉम यूएसए। संगीता मैम आप पूछो, आप पूछना चाह रही थी संगीता मैम? अच्छा, सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा थोड़ा सा। मैं एग्जिट करना चाहूंगा आप सभी लोगों गुरुजनों के आदेश से, क्योंकि मैं 2 दिन से लगभग हमारे यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो मैं व्यस्त था, और मैं अभी जस्ट सेशन स्टार्ट होने के पहले घर लौटा था। तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आगे आपके सेशन में जरूर कंटिन्यू करूंगा जब भी आप हमें बुलाएंगे। तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो अच्छा, ठीक है, लेकिन आपके मतलब आपका एब्सेंस तो बहुत ज्यादा खलेगा, लेकिन मैं आई एम ए विटनेस टू हिज एग्जॉस्टिव एंड ओवर एग्जॉस्टिव लास्ट 2 डेज। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बड़ी खुशी होगी उनको स्पेयर करने में। ये मेरा पर्सनल
है, रिक्वेस्ट की बात सही है। और थैंक यू सर, थैंक यू। ओके May I exit? ओके सर, लेकिन विद प्रॉमिस कि आप हमारे साथ बहुत अच्छा सलाह देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इनसाइट्स। थैंक यू सत्या जी, थैंक यू मैम, एंड थैंक यू ऑल। थैंक यू। बहुत अच्छा। अच्छा, अब ये पुनीत झा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? सोनिया मैम यू हैड रेज्ड हैंड, तो सोनिया मैम आप क्या पूछना चाहेंगी? सोनिया मैम ओके, सोनिया मैम यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके, गोविंद जी आप क्या ऐड करना चाहेंगे? गोविंद जी यू वर इन द पुणे? नहीं, ओके ठीक है। अविनाश जी यू आर ऑल्सो एक्सपर्ट इन दिस स्टॉक एक्सचेंज, आप बहुत बिजनेस करते हैं, उसमें ही समझते हैं, तो यू वांट टू से समथिंग? अविनाश जी फ्रॉम कलकत्ता डॉक्टर। हाँ जी, मैं जानना चाह रहा था कि is there any special criteria for selection of small cap equities? सत्या जी सुधीर जी तो चले गए, सत्या जी बताएंगे। हाँ, स्मॉल कैप इक्विटी में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी एक ही सलाह है कि कम से कम मार्केट कैप आप देखिए 1000 करोड़ के नीचे ना हो। क्योंकि जो ऑपरेटर बेस्ड होते हैं ना, तो कभी भी वो मार्केट मैनिपुलेट जब भी करेंगे, पेनी स्टॉक्स या माइक्रो कैप्स जो भी हैं, वो 1000 करोड़ के नीचे की अगर इक्विटी दिख गई उनको, तो वो उस पर हावी हो जाते हैं और वो फिर रिटेल के हाथ से निकल जाती है चीज, और वहां पर आपको कोई भी बड़ा जोखिम हो सकता है, मैनिपुलेशन का चांस रहता है। यस, हाई मैंने अच्छा। और उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आपको दिखेगा लिक्विडिटी भी बहुत कम होगी, तो मैनिपुलेशन वहां पर बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कभी भी आप सिलेक्शन रखें टॉप, तो आप 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। 1000 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए, ROCE और ROE कम से कम 10% अबव होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और कुछ पूछना है अविनाश जी? यू वांट टू ऐड समथिंग? नो थैंक यू। अच्छा, ओके, बहुत अच्छा। जोशी जी आपका क्या ये आज के वेबिनार से लेसन है, और एज ए ट्रेनर एंड एज ए इन्वेस्टर आप फिर क्या लगाना चाहोगे, कैसे? एंड यू हैव टू ऐड एनीथिंग और यू हैव टू आस्क। बहुत अच्छा आज का लेक्चर रहा, और सत्या बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड और SIP है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, स्टार्टअप और टेक्निकल इन्वेस्टमेंट है, और सोना और सरकारी बॉन्ड है, तो इसमें बेस्ट कौन सा रहेगा? सत्या जी से ये प्रश्न है। सर देखिए, डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल की चॉइस के ऊपर। आप देखिए, इंडिविजुअल ऐसा नहीं कि हर कोई कितना रिस्क लेना चाह रहा है ना, तो वो कोई भी इंडिविजुअल, आप हमें अपना आइडिया बताइए कि आपका रिस्क एपिटाइट किस किस जगह है, हमें डाइवर्सिफाइड करना है या हाई रिस्क लेना है या एक नॉर्मल उस पे चलना है ना, तो उस हिसाब से हम डाइवर्सिफाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप 8000 रुपए की SIP अगर हर महीने 40 साल तक करेंगे और एक बढ़िया सा म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट करके देंगे, तो आपको क्या कुछ एक छोटा सा आइडिया है कि वो 40 साल के बाद कितने अमाउंट का हो जाएगा? जस्ट एन एग्जांपल, कोई गेस वर्क? ऐसा तो मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं। आप देखिए, 8,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जी, और नेक्स्ट मींस 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स इनटू 40 इयर्स, दैट विल क्रिएट यू अराउंड 43 करोड़। अनइमेजिनेबल। बट वो कंपाउंडिंग कब होता है? 20 साल के बाद म्यूचुअल फंड। अच्छा। तो म्यूचुअल फंड जब भी आप लें, उसे लंबे निवेश के लिए रखें। SIP मतलब लॉन्ग टर्म, भूल जाइए। कभी भी गिरावट में बंद मत करो, कभी भी ऊंचाई पे एग्जिट मत करो। नेवर डू सच रॉन्ग थिंग्स। उसे लंबे समय के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपके पास कोई अच्छा म्यूचुअल फंड लमसम पे ले रखा है आपने, फॉर एग्जांपल आपने 2020 में लगाया और अगर वो आपको रिटर्न दे रहा है 85%, तो यस डेफिनेटली आपको एक टॉप पे हर समय उसे एग्जिट करना चाहिए, और राइट टाइम जैसे वो मतलब 10% 20% डाउन होता है तो दोबारा री एंट्री कीजिए। अगर आप एक में बने रहेंगे तो आप
अच्छा, उसका भरपूर मजा नहीं ले पाओगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल 2020 में लगाया हुआ 2022 में जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो सब नीचे आ गया, तो बढ़त खत्म हो गई। तो राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट में। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा सत्य जी, अभी सुधीर साहब ने इशारा किया कि प्रसाद साहब के क्वेश्चन पर, क्या अभी तुरंत अभी पहले जो उन्होंने गोल्ड का बॉन्ड खरीदा था 5 लाख का, उसको डिस्पोज अप करने की जरूरत है, लेकिन अभी वर्तमान में गोल्ड बॉन्ड पेपर का खरीदना उचित नहीं होगा। ये बात बताया था, क्योंकि स्टेबल। पहले मैं एक चीज का क्लेरिफिकेशन कर दूं, अब गवर्नमेंट ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बंद कर दिए हैं। अब ई पेपर फॉर्मेट में नहीं खरीद सकते हैं। पहली बात, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं केवल थ्रू ETFs, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड पे खरीदना चाह रहे हैं, या आप बिस्किट फॉर्मेट में आप फिजिकल गोल्ड खरीदिए। तो जो वो सोवरेन गोल्ड है वो हो चुका है बंद। तो मेरी सलाह है कि आप उसे कंटिन्यू कीजिए फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर, आपको अप्रिशिएशन अच्छा मिलेगा। अच्छा, एक मिनट, एक सेकंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी कि आपके ये कब से बंद हुआ है? ये पिछले 6-7 महीने पहले ही बंद हुआ है। अभी नया फ्रेश इशू नहीं हो रही है। RBI ने क्लियर किया है जो पुराना था दैट्स ओके, बट नया इशुएंस नहीं होगा। अच्छा, तो पुराना अगर जो कंटिन्यू किया जाएगा तो उसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है? नथिंग। मतलब अगर वो अप्रिशिएट करता है गोल्ड का वैल्यू, तो बिकॉज द गवर्नमेंट हैज स्टॉप द फ्रेश इशू, इसका कोई डिसएडवांटेज उसमें नहीं होगा? नथिंग, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो इसमें कहीं पर भी आपको दिक्कत आएगी नहीं। जब भी आप मैच्योर करोगे, आप इट्स वेरी सेफ हेवन है। तो 1-1.5 साल मेरी सलाह कि आप 1-1.5 साल और रखें। अच्छा, might be gold be reaching 1,30,000 1,40,000। हमने जब लिया था वो था 51,000 पर। राइट। और आप कह रहे हैं कि इट विल बिकम 1,51,000। 1,30,000 40 50 इट माइट गो, इसलिए आप 1-1.5 साल और बने रहिए। अच्छा, ये बहुत वैल्यूएबल एडवाइस है अमिताभ जी, बहुत अच्छा एडवाइस है। देखिए, अभी डिस्कस करने से, अब जैसे उन्होंने कहा कि उसको निकाल लीजिए और निकाल करके फिर कम क्वांटिटी इन्वेस्ट करिए, तो उसका अंदाज ये लग रहा था कि गोल्ड की रिटर्न वो कम होगी, लेकिन जैसा लग रहा है कि इट विल नॉट अफेक्ट द अर्लियर इन्वेस्टमेंट्स। तो इट्स ए गुड, वेरी गुड पीस ऑफ एडवाइस। आई मस्ट थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने तो अपने एक फीस का एक फीस तो आपको इसी में मिल जानी चाहिए। बहुत अच्छा सत्या साहब, जैसे ये अभी गोल्ड सॉवरिंग फंड पोस्ट ऑफिस से इशू होता है, गोल्ड पेपर बंद हो चुका, पेपर फॉर्म बंद हो चुका है। अच्छा, वो बंद हो चुका है। यही तो बता रहे हैं आपको, इसीलिए बता रहे हैं, इसलिए उसको वहीं छोड़ देना है। अगर लिया हुआ है तो वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें कोई आपको नुकसान नहीं होगा बंद होने के बाद। बहुत सुंदर एडवाइस है। तो ये नियर फ्यूचर में फिर से ये बॉन्ड इश्यू होने की बात हो सकती है क्या? नहीं सर, जिस रैपिड स्पीड से गोल्ड ने अपने अप्रिशिएट किया, उससे RBI को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है बेसिकली, इसीलिए वो बंद किया गया है। और आने वाले टाइम पे केवल ETF या फिजिकल ही एक ऑप्शन बचा हुआ है। अच्छा। ETF क्या होता है सर? ये बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड होते हैं जो केवल गोल्ड में ही निवेश करते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या प्रोसेस है? कुछ नहीं, एक तरह का शेयर है बेसिकली। जैसे आप शेयर मार्केट में कोई स्टॉक खरीद रहे हो, द सेम प्रोसेस में वो उसका एक रेट रहता है फिक्स, वो आपको मिल जाएगा। गोल्ड अगर अप्रिशिएट करेगा तो वो ETF भी अप्रिशिएट करेगा सेम वे। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जी। इफ आई एम नॉट पेस्टरिंग यू, आप काफी देर हो चुकी है इसलिए,
तो ये पूछा कि एक स्कीम आई थी कि वो ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट की आई थी, तो वो मैंने हमारे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके लिए लिया था। तो वो 2 ग्रैंड चिल्ड्रन वो भी अब बीच में अभी इनकम टैक्स के रूल बदल गए हैं, तो जो इंसेंटिव मिलती थी इनकम टैक्स में उसके लिए वो खत्म हो गई है। नाउ मेरा पूछना ये है कि वो लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है जी, मतलब करीब 12 साल मिनिमम या 15 साल, ये 2 पीरियड हैं उसमें। इतना दिन रखने के बाद जो गारंटीड अमाउंट है वो बहुत नीचे ही है, बहुत कम ही है, लेकिन वो कहते हैं कि डिपेंड अपॉन द मार्केट वैल्यू। तो अगर मार्केट वैल्यू बेसी रहेगा तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, इवन मोर देन द गारंटीड अमाउंट। तो इज दैट करेक्ट कि गारंटीड अमाउंट से बेसी? जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आपने यूलिप ले रखा है। हाँ, वैसे अब ये यूलिप है क्या है मुझे नहीं मालूम है। ये आपने 5 साल इसमें जमा किया होगा या मेरे ख्याल से 10 साल किया होगा। आपने कितना किया है? वो एक 12 साल का है, टाटा का है, और तो, एक है जो ये बेसिकली यूलिप प्लान्स है। हाँ, बेसिकली वही है वो। तो इसमें आपको ना रिटर्न तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये इन्फ्लेशन कोई बीट नहीं करेगा। सुधीर सर ने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी, आपको इन्फ्लेशन बीट करने वाला भी चाहिए, क्योंकि आप सिस्टमेटिक दे रहे हो हर साल, और हर साल मार्केट बढ़ रहा है और कभी मार्केट घट भी रहा है, तो जो रेट ऑफ रिटर्न है बहुत कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसमें रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा 8 से 12% मोस्ट प्रॉब्ली। अब इसमें क्या है ना, इन्फ्लेशन भी बहुत जुड़ा हुआ है, तो आपकी जो ग्रोथ है वो हो जाएगी कम। इसीलिए अगर वो मैच्योर होने वाला है तो उसे मैच्योर कर दीजिए। और एक मैच्योर तो नहीं होने वाला है, बिकॉज वो 12-15 साल का है वो। ओके, वो तो मैच्योर तो नहीं होगा। इनफैक्ट ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई, देखिए अगर वो यूलिप है तो 5 साल का यूलिप है, 5 साल का ऑप्शन होगा, 5 साल के बाद उसे बंद कर दीजिए और आगे फर्दर कंटिन्यू मत करो। 5 साल नहीं, जो 6 साल के बाद ऐसे ही है कुछ, मेरे ख्याल से 5 या 6 साल होगा, मतलब उतनी है। तो आप वो देख लीजिए, अगर वो स्टॉप हो सकता है तो उसे स्टॉप करके उतना पैसा डिप्लॉय आप अच्छे म्यूचुअल फंड में कर दीजिए बच्चों के नाम। अच्छा, वो बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न दे जाएगा आपको। म्यूचुअल फंड में ही डाल दो। राइट। अगर बच्चों को ही गिफ्ट देने का गोल है तो हाँ, आइडिया यही है वो। तो उसमें एक बेनिफिट और है ना कि बच्चों के नाम से ही वो हो जाएगा और आप उसे पे कर रहे हो। तो वो तो अभी पहले भी है, बच्चों के नाम में ही है। हाँ, वो भी तो अच्छा। ये इससे देखिए, गवर्नमेंट का ये स्कीम था, तो शुड नॉट द गवर्नमेंट, आफ्टर ऑल इंश्योरेंस इज एन एरिया in which the government interest is also very important. तो उसने जब इतना बड़ा नुकसान हुआ तो have they not thought out some alternative for it so that some other incentive should cover it? ऐसा नहीं sir, this is a government policy. Who I think Sonali ma'am can give a good input on that. सोनाली मैम चली गई। अच्छा। ये तो देखिए, मैं मार्केट का ट्रेंड समझ सकता हूँ, मैं मार्केट के बारे में बता सकता हूँ, बट इतना डीप टैक्सेशन के लिए तो किसी आप सीए या उनको ही कंसल्ट करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। नहीं, आप मैं समझ रहा हूँ। और ये जो है, दिस इज एक्चुअली सम काइंड ऑफ betrayal by the government. Right. Is not a very happy thing. गवर्नमेंट कहती है कि आपको नुकसान नहीं होगा। नुकसान ठीक है, नहीं होता है बिकॉज इनकम टैक्स है, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट जो बाउंड है वो तो नुकसान होगा ना। राइट। तो ये सोचना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन नहीं, चलिए, हम भी तो गवर्नमेंट वाले ही हैं, क्या कर सकते हैं जी। चलिए, अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा है हमको। थैंक यू सो मच सत्या जी। आई विल ट्राई टू गेट इन टच विद यू लेटर। बहुत अच्छा सजेशन। संगीता मैम, आप पूछना चाहेंगी? संगीता मैम,
संगीता मैम अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। संगीता मैम, यू वांट टू आस्क समथिंग? टुमारो दिस चीफ गेस्ट संगीता मैम सुन नहीं रही हैं, तो आप चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतबानी सुन लिया जाए। तो चंद्रेश्वर खान साहब। जी जी जी, बहुत अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छा रहा सत्या जी। वी हैव गॉट यू एज एन अनदर एसेट ऑफ दिस ग्रुप। थैंक यू सर। तो हाँ, बहुत अच्छा, सबको भी अच्छा लगा और बहुत सा नया नया चीज जानकारी हम लोगों को आप दोनों तीनों से मिली। तो आप खान साहब इज अ बेस्ट फैकल्टी अवार्ड विनर ऑफ इंडिया। वो लास्ट में अमृतबानी और कंक्लूजन देंगे। तो खान साहब, और कल सभी लोग 5 बजे आ जाएंगे, बिकॉज कल अच्छा चीज है, हमारे सीनियर सिटीजन का स्टैंडर्ड और सोचने का तरीका, कल्चरल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, और अमेरिका और दूसरे जगह के लोगों का क्या है, उसका कंपैरिजन करके हम सीनियर सिटीजन लोग अपने को आगे और सुरक्षित कैसे बढ़ा सकें, ये लेसन हम लोग सीखेंगे। हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, वो लोग अपना एक्सपीरियंस, और पूरे दुनिया से लोग जुड़ेंगे, स्विट्जरलैंड से, न्यूजीलैंड से, दुबई से, अमेरिका से, अफ्रीका से, सब लोग जुड़ेंगे। तो गोविंद बुखारी जी, यू हैव रेज्ड हैंड, so you want to say something, Ruben जी? एंड गोविंद जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सत्या जी को बुलाकर बहुत अच्छा किया हमारे ग्रुप में, और हमारे ग्रुप की शोभा बढ़ गई और उन्होंने का विश्वास जीत लिया। and we will be taking his consultancy also. सत्या जी का नंबर भिजवा दीजिएगा। हाँ जरूर, मैं भिजवा दूंगा। सत्या जी आप हमको जल्दी से वेबिनार ग्रुप में, और गोविंद जी हमको इनका नंबर दे दीजिएगा, जिससे सबको हम लोग ये नंबर दे सकें और हम लोग उनके एडवाइस दे सकें। तो ग्रुप में अपने ग्रुप भी शेयर करूंगा, लिंक शेयर करूंगा, आप वो लिंक को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से। हाँ बिल्कुल ज्वाइन। और सर को भी मैं आपका नंबर शेयर कर देता हूँ, आप उनको भी ऐड करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग 500 आदमी हैं हमारे ग्रुप में, हम लोग 500 आदमी अपने ग्रुप में, हम लोग सबको ही चाहेंगे अब सत्या जी से सलाह लें। हाँ गोविंद जी, गोविंद जी, यू वांटेड टू से समथिंग? गोविंद मैं वही बोला है सर कि मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। हाँ जी। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे वहाँ से, और सत्या जी का नंबर मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भेज दीजिए, और कल सबको ही रहिएगा। तो और कल का भी दिन, आजकल भगवान की असीम कृपा है, बहुत अच्छा हम लोग का वेबिनार जा रहा है। कोई भी नहीं, हर दिन हम लोग कुछ नया नया सीखते हैं। तो ये ज्ञान का आनंद लेना चाहिए। खान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आप सबों से क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि किसी विशेष कारणवश जो हमने अमिताभ साहब को बता दिया था, मैं देर से जुड़ा। मुझे ये वित्तीय बातें जो हैं वो समझ में बहुत दिन से नहीं आते रहा है, लेकिन वित्त जो है, वित्त प्रबंधन सबके हित में, और इसके नहीं प्रबंध होने से बहुत सारे जीवन प्रबंधन पर असर पड़ते हैं। और हमें आप सबों को मैं बहुत साधुवाद और आशीर्वाद भी देना चाहूंगा कि इस मामले में सबसे अधिक गड़बड़ी की जाती है। अर्थ के मामले में काफी अनर्थ होता है, और कुछ चीजों को जिसको लोग पहले बोलते थे कि नहीं किया जाना चाहिए, वो लीगलाइज हो गया है। तो बदले हुए जमाने में वित्त संबंधी ज्ञान जो है वो बड़ा प्रबल हो गया है, और इसमें यदि सत्य आ जाए तो मैं वैल्यू लिखा हुआ देख रहा हूँ, ये हमें और आगे बढ़ाए।
सत्य जी, धन्यवाद सर। सत्या जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपने बेधड़क जिसकी जानकारी है वो कहा, जिसकी जानकारी नहीं है वो नहीं कहा। अदरवाइज ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है जो आदमी को असहज कर देता है। गोविंद जी साक्षात हैं, सुधीर जी निकल गए और सोनाली जी, अमिताभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि कुश्ती पर जो एजुकेट करते हैं। एक मुहिम के दरमियान अमिताभ जी यंग लोगों का, यंग एग्जीक्यूटिव के लिए आप अपील करें कि कुछ लोग जो हम लोग जो हैं, जैसे मैं तो उसको कुछ आता ही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग अपना जो किए हुए हैं उसको मैनेज करेंगे। समय पर रिटायरमेंट से 10 साल पहले, 20 साल पहले कैसे लोग इसके तरफ ध्यान देते हैं, अब यंग लोगों का ध्यान गया है। लेकिन सत्या जी जैसे, गोविंद जी जैसे, सुधीर जी जैसे, सोनाली जी जैसे, और मुझे तो लगता है कि हमारी माहेश्वरी प्रसाद साहब को जो अनुभव और ज्ञान है, इन चीजों को मिला करके जो आपने बहुत अच्छी संगोष्ठी तैयार की, आज का जो हुआ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी अपने चित्त में वित्त का ध्यान रखें और अर्थ के मामले में हमेशा अरुण रहे, ताकि हमारा जीवन अर्थहीन नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आपके प्रवर विद्वान को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। एक मिनट मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने बड़े अच्छे, बहुत अच्छे अभी जो चर्चा हुई चंद्रेश्वर जी की, मुझे माफ करेंगे कि मैं उनका वक्तव्य नहीं सुन सका। कुछ एक तो सारा जीवन हमारा वित्त विभाग में बीता है, तो वित्त संबंधित जो प्रोग्राम था उसमें मैं जुड़ गया, और उसके बाद उनका वक्तव्य जो बहुत ही अच्छा लगता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उसको मैंने हृदय से नहीं सराहा है, उसको मैंने आज मिस किया, तो आज हमें क्षमा करेंगे। ये इसी कहने के लिए मैंने 1 मिनट आपसे मांगा था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, और कल जरूर रहिएगा। और कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। सारी दुनिया के लोगों में सीनियर सिटीजन का क्या महत्व है और वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग किस तरह से जीते हैं और हम लोग किस तरह से जीते हैं। हम लोगों को अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए उनको देख के ये हम लोग सीखेंगे। और आगे का लाइफ जितना भी 5 बरस, 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस जो भी हम लोग को मिला है उसको हम लोग बढ़िया से बिताएंगे। तो कल का दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए संगीता जी ने उसको एक रिसर्च स्कॉलर को अमेरिका से खोज के निकाला है, जिसको अमेरिका, इंग्लैंड सब से तो उनका बुक पब्लिश हुआ है, उनको मतलब मिला है। और कल का टाइम रहेगा 5 बजे। और एक कृष्णा ठाकुर जी अफ्रीका से भी अपना बहुत सा अनुभव है, उन्होंने अपना मतलब एक्सपीरियंस भी भेजा है, हमने वेब ग्रुप में डाल दिया है और वो कल शेयर भी करेंगे। कल वो हमारे स्पेशल गेस्ट रहेंगे, तो कल तीनों लोगों का हम सुनेंगे। और सभी को प्रणाम। सत्या जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ सर बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। अच्छा प्लेटफॉर्म लगा मुझे। हाँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसमें यहाँ सब कोई है। और चूंकि जंगीता मैम बोल नहीं रही हैं बट वो सुन रही हैं, एंड शी विल बी कॉन्टैक्टिंग सत्या जी एंड गोविंद जी फॉर फर्दर फिनेंशियल कंसल्टेंसी ऑल्सो। तो सबको रिटायरमेंट एज में मतलब या वर्किंग एज में भी जो अर्निंग करते हैं उसको प्रॉफिटेबली इन्वेस्ट करने की इच्छा होती है, क्योंकि इससे कुछ हमारा सीनियर सिटीजनशिप लाइफ क्या बीतता है। तो सत्या जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप आते रहिएगा, हम आपको इसमें आपका प्रोग्राम करेंगे और आपसे देते रहेंगे। हमारे डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं,